हेलो दोस्तों, चैलेंज एग्जाम हब में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारतीय इतिहास के बारे में। और जो इतिहास का पिता है हेरोडोटस को माना जाता है। जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है हमारा, उसमें आती है सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही। और उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल में जो अपने वेद आए और जो जाति थी वो उनके कार्य के अनुसार दी गई थी। और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो जाति थी वो जन्म के आधार पर कर दी गई, यानी कि जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो ब्राह्मण, जिसने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया वो क्षत्रिय, और जिसने शूद्र के घर में जन्म लिया वो शूद्र। उसके बाद आता है धर्मों का प्रचलन, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म आते हैं। और उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका गुरु चाणक्य था। और उसके बाद आता है गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल के बाद भारत के जो राजा हैं, दक्षिण भारत के जो राजा है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की। जो मध्यकालीन भारत है उसकी 1206 से 1857 तक रहता है। जो मध्यकालीन भारत है उसमें आती है दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेकर 1526 तक रहती है। और उसके बाद आता है हमारा मुगल काल। मुगल काल है जो हमारा 1526 से लेकर 1857 तक रहता है। 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहता है। और मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी। और उसके बाद जो यूरोपीय शक्तियां आती हैं, जो यूरोपीय व्यापारी थे वो समुद्र के मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं। और ये 1498 में पुर्तगाल ले आए थे। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम आधुनिक भारत के बारे में। जो आधुनिक भारत है वो 1858 से चालू होता है और जब तक हमें आजादी मिलती है उस तक चलता है, यानी कि 1948 तक। तो 1858 के बाद भारत में आए परिवर्तन, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी उसके बाद जो भारत में परिवर्तन आए उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्रांतिकारियों द्वारा आजादी के लिए किए गए प्रयास, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आजादी के लिए जो जो प्रयास किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, 1957 में जो विभाजन हुआ था, और उसके बाद आता है गांधी युग, यानी कि गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी मध्यकालीन भारत पर, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है वो एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं इनके कंपैरिजन में। आधुनिक भारत और प्राचीन भारत के कंपैरिजन में मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी मध्यकालीन भारत पर रहेगी। जो मध्यकालीन की शुरुआत हुई थी वो दिल्ली सल्तनत से हुई थी। ठीक है। जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी वो दिल्ली सल्तनत से हुई थी, यानी कि 1206 से जो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही। तो इसमें क्या आता है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 1191 और 92 में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 2 आक्रमण किए 1191 और 92 में। और अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन, यानी कि अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को वह यहाँ का राजा घोषित कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को वह गद्दी पर बैठाकर चला जाता है। तो वह एक वंश की स्थापना करता है। किस गुलाम वंश की स्थापना करता है। जो गुलाम वंश है वो चला था हमारा, जो गुलाम वंश है वो चला था 1206 से 1290 तक। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कहां से आया, कौन था, और ये जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने भारत पर आक्रमण कैसे किया, कहां से ये आए थे, इसके बारे में हमें पढ़ने के लिए बहुत पीछे जाना होगा। जो हमारा यानी कि मोहम्मद गौरी से पहले भी जो आक्रमण हुए मोहम्मद गजनवी ने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तो हम इस दिल्ली सल्तनत को शुरू करने से पहले उन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे जिसने भारत पर आक्रमण किए थे। भारत पर अरबों का आक्रमण क्या होता है कि 632 ईस्वी में
632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 636 में उमर खलीफा बनता है। उमर नामक एक व्यक्ति है जो खलीफा का पद ग्रहण करता है। और इसके समय में क्या होता है कि इससे पहले जो खलीफा का पद होता था एक धार्मिक पद होता था और इसके समय में आते आते यह एक राजनीतिक रूप ले लेता है, राजनीतिक रूप लेता है प्लस में धार्मिक, यानी कि राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख कौन होता है? खलीफा। यानी कि उमर खलीफा जब ये खलीफा का पद ग्रहण करता है, जब तक जो खलीफा है वो एक राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि अली खलीफा बनता है और जो ये अली है वो मोहम्मद साहब का दामाद भी होता है। यानी कि अली की खलीफा बनने के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है 661 ईस्वी में। 661 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है और 661 के बाद इसका एक पुत्र होता है, 680 में उसकी हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि उमैया वंश के जो लोग थे उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। 680 में उमैया लोग के वंश के जो लोग थे उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके बाद एक हुमायूं डायनेस्टी आती है, यानी कि खलीफा का जो पद होता है उसमें हुमायूं डायनेस्टी आती है। और हुमायूं डायनेस्टी आने के बाद एक 711 ईस्वी में हुमायूं डायनेस्टी आने के बाद 711 जो हुमायूं डायनेस्टी आती है, हुमायूं डायनेस्टी आती है, इसमें 705 से 715 तक अल वालिद नामक एक खलीफा बनता है और इसका एक शासक होता है उस इराक यानी कि अरब देश का एक शासक होता है हजाज नामक एक शासक होता है। और जो इसका खलीफा जब उस टाइम का खलीफा होता है वो होता है अल वालिद इस समय खलीफा होता है और हजाज वहां का शासक होता है। जो शासक होता है उसे परमिशन लेनी पड़ती है किसकी? खलीफा की परमिशन के तहत ये हजाज शासक बनता है वहां का, अरब का। तो क्या होता है कि जो हजाज है, हजाज का एक भतीजा होता है मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अल स्कीम एक कबीले का सदस्य होता है और इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ होता है। इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ होता है और ये किस कबीले का सदस्य होता है? अल स्कीप जो कबीला है उसके सदस्य हैं, यानी कि इससे रिलेटेड थे अल स्कीप कबीले से। और कासिम बिन यूसुफ इसका पिता था। क्या तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जो यूसुफ था इसकी मृत्यु होने के बाद जो हजाज है मोहम्मद बिन कासिम का पालन पोषण करता है। जो हजाज है रिश्ते में इसका ताऊ लगता था, जो मोहम्मद बिन कासिम का हजाज ताऊ लगता था। और कासिम बिन यूसुफ की मृत्यु के बाद हजाज इसका पालन पोषण करता है और इसकी शादी है अपनी पुत्री जाबूदेह से करा देता है। इसकी जो शादी है वो जाबूदेह से करा देता है। तो क्या होता है कि जो हजाज है, हजाज इसे अपनी सेना में सेनापति नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो हजाज ने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण कर देता है। जो हजाज श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करवा देता है। हजाज ने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करवा दिया जाता है। और कहा जाता है कि जो हजाज है, हजाज ने जब श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करवाया तो वो हजाज श्रीलंका में जीत जाता है। तो उसकी जीत के कारण जो श्रीलंका में गए हुए उसके सैनिक थे वो एक जो खलीफा होता है अल वालिद उसके लिए एक तोहफा भेजते हैं। तोहफे में कहा जाता है कि वहां से
बंदी बनाई गई लड़कियां थी। तो क्या होता है कि जो वहां से श्रीलंका से जो उनका तोहफा आता है, तो ये देवल के रास्ते में लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। जो समुद्री मार्ग से जो इनका गिफ्ट आया था, यानी कि जो खलीफा अल वालिद के लिए जो गिफ्ट आया था श्रीलंका से, वो देवल के रास्ते में, देवल नाम एक जगह पर लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। तो क्या होता है कि अल वालिद कहता है कि जो देवल का क्षेत्र है किसके शासन में आता है, यानी कि इसका शासक कौन है। हजाज इसको कहता है कि इसका शासक दाहिर है। दाहिर कहां का शासक था? सिंध का। जो सिंध क्षेत्र था उसका शासक कौन था? दाहिर नामक एक शासक सिंध का शासक था, जो यहां से अल वालिद के लिए जो गिफ्ट आया था उसके रास्ते में, यानी कि उसके क्षेत्र में वो चोरी हो जाता है, जिस कारण से अल वालिद खलीफा इससे नाराज हो जाता है और हजाज को कहता है कि इस पर आक्रमण कीजिए। लेकिन हजाज कहता है कि हमने अनेकों बार इस पर आक्रमण किया है, लेकिन हर बार हम असफल हो रहे हैं। तो जो अल वालिद है ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी इस आदमी ने बेइज्जती की है, मेरा जो सामान आया था वो लुटेरों ने लूट लिया है, लेकिन इस दाहिर ने इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस कारण से अल वालिद इस दाहिर से बेहद नाखुश था और वो हजाज को, जो इसका शासक था वहां का अरब का, तो उसको संकेत देता है कि आप दाहिर पर आक्रमण कीजिए। और जो हजाज होता है वो अपने 17 साल के भतीजे को तैयार करता है दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। तो क्या होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम दाहिर पर आक्रमण करने के लिए चलता है, तो वो पहले कहां पर आक्रमण करता है? देवल पर आक्रमण कर देता है दाहिर के आक्रमण करने के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम है वो देवल पर आक्रमण कर देता है, और इस कारण से दाहिर का जो यहाँ पर भतीजा होता है, भतीजा जो देवल का शासक होता है, वो इसको रोकने का प्रयास करता है। किसकी सहायता से? राजपूतों की सहायता से इस पर आक्रमण बोल देता है। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना बहुत ही बड़ी थी और वो राजपूत और उसके भतीजे को हरा देती है। इसके हारने के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम है वो निरुणा पर भी आक्रमण करता है, जहां शासक कौन था? दाहिर का पुत्र। लेकिन जो निरुणा पर आक्रमण कर शासक रण छोड़कर भाग जाता है। जो निरुणा का शासक होता है वो अपना रणभूमि छोड़कर भाग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, इसकी सेना इतनी थक चुकी है कि अब ये दूसरा युद्ध नहीं लड़ सकती। और जो दाहिर होता है वो इतना निकम्मा था उस टाइम पर कि उसने जो मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी उस पर पलटवार नहीं किया। वो अपनी सेना पर इतना घमंड था उसे अपनी सेना पर, वो कहता कि आने दो, इसे आने दो, मैं अपने क्षेत्र में इसे हरा दूंगा। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी उस टाइम तक, जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना थी उस टाइम तक पूरी तंदुरुस्त हो चुकी थी, यानी कि उसे जो पूरा आराम मिल चुका था। उसके जो सैनिक थे, घोड़ा, यानी कि जिस भी साधन को उसने प्रयोग किया था वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। तो उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर पर आक्रमण कर देता है। कहा जाता है कि जो दाहिर है वो अपने एक विशाल हाथी पर बैठकर आता है और इस मोहम्मद बिन कासिम से के साथ युद्ध करता है। क्या होता है, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध स्टार्ट ही होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है अपने घुड़सवारों से कहता है, जो धनुधारी थे उन्हें कहता है कि आप दाहिर के हाथी पर आक्रमण कीजिए। और वो धनुधारी ऐसा ही करते हैं, दाहिर के हाथी पर आक्रमण करते हैं। और दाहिर के हाथी पर आक्रमण करने के बाद एक तीर दाहिर के हाथी के माथे में, यानी कि सर के बीच में लग जाता है, जिस कारण से दाहिर का जो हाथी था वो पागल हो जाता है और दाहिर को अपने ऊपर से गिरा देता है। तो इस बात को सोचते हुए, यानी कि इस बात को देखते हुए उसकी जो सेना थी उसमें भगदड़ मच जाती है कि दाहिर की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसी बात का मौका उठाते हुए मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को एक दर्दनाक मौत दे देता है और वह सिंध पर अपना जो सिंध क्षेत्र था उस पर अपना राज स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो सिंध क्षेत्र था वह
जीत लेता है। तो क्या होता है कि दाहिर की दो पुत्रियां थी, उनको भी जो मोहम्मद बिन कासिम है बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर उन्हें जो वहां का खलीफा था, यानी कि अरब का खलीफा था, इराक का जो खलीफा था, उसके लिए भेज देता है। क्या होता है कि 715 आते आते 715 ईस्वी में अल वालिद और हजाज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो सिंध क्षेत्र मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान मुल्तान और पंजाब मुल्तान और पंजाब पर भी अपनी चढ़ाई कर लेता है, और वहां से उसे जीत हासिल होती है। 715 में क्या होता है कि अल वालिद और हजाज यानी कि अल वालिद और हजाज की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद आने वाला जो खलीफा होता है सुलेमान खलीफा आता है, उसके बाद वो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसे वापिस अरब में बुला लेता है। अरब में बुलाने पर उसे क्या, मोहम्मद बिन कासिम उसके दरबार में आने पर क्या कहता है कि जनाब लो, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। तो वो जो मोहम्मद बिन कासिम है सुलेमान खलीफा को दो लड़कियां भेंट करता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो लड़कियां कहती हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने हमारी आबरू के साथ छेड़छाड़ की है। तो इस बात से सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम से नाराज हो जाता है, और उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है, यानी कि दर्दनाक एक सजा सुनाता है। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ एक बैल की चमड़ी उतारो, और उसके उतारने के बाद जो उसका गोश्त यानी कि मांस बचेगा, उसमें इस मोहम्मद बिन कासिम का यानी कि उसकी गर्दन उसके अंदर डाल दो। तो क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम की इस कारण दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो वो दो लड़कियां थी, दाहिर की जो दो लड़कियां थी, वो कहती हैं कि खलीफा जी, जो हमने ये बात कही थी ये तो सरासर गलत थी, और हमने इस बात झूठ बोली थी। यानी कि उन्होंने जो खलीफा को बताया था वो सब बातें काल्पनिक बातें थी, उन्होंने उसके आगे झूठ कहा था। तो क्या होता है कि इस बात का खलीफा को पछतावा लगता है, क्योंकि उसने एक होनहार अपने सेनापति को मृत्यु के घाट उतार दिया था। इस बात से खलीफा बहुत ही उदास होता है, और इन दो लड़कियों को भी मृत्यु दंड दे देता है। जो दाहिर की दो पुत्रियां थी उन्हें भी क्या करता है, मृत्यु दंड दे देता है। तो इस तरह उन दो लड़कियों ने अपनी आबरू को भी बचा लिया था। और क्या होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम होता है, मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान और पंजाब पर आक्रमण करता है, वहां भी उसे जीत में हासिल होती है। तो वो क्या करता है कि अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान में तुर्कों को भी भर्ती करने लग जाता है। अपनी जो सेना थी उसमें तुर्कों को भी भर्ती कर लेता है। तो यहां से जो अफगानिस्तान था, एक तुर्क होता है जिसका नाम होता है अलप्तगिन नामक एक तुर्क होता है, उसे अफगानिस्तान का सेनापति बना दिया जाता है। तो यह जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होने के बाद, यानी कि 715 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम की लगभग 715 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, तो यह अपना एक साम्राज्य की स्थापना करता है, यानी अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित करता है, जिसका नाम होता है गजनवी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य। तो क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद जब उसने सिंध पर अपनी विजय हासिल कर ली, तो वह एक कर स्थापित करता है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। तो क्या होता है, जब दाहिर है हार जाता है, वहां पर जो मोहम्मद बिन कासिम है एक जजिया कर लगाता है। जो जजिया कर होता है, जजिया कर लगाता है। यह कर भारत में लगने वाला प्रथम कर था, यानी कि जो अरबों द्वारा लगाया गया था। जजिया कर की क्या खास बातें थी कि यह ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया था। जो जजिया कर था वो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया था। इस जजिया कर में क्या होता था कि जो भी पूजा के जाने वाले रास्ते होते थे, उन पर यह जजिया कर लिया जाता था।
तो यह जजिया कर किन पर नहीं लिया जाता था? ब्राह्मणों पर। और जजिया कर लगाने वाला पहला जो विदेशी था यानी कि आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर भारत में लगाया। और इसके बाद क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह पहला सफल आक्रमण यानी कि भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में। तो इस चीज में आप बेचलना मत, क्योंकि ये अनेक बार क्वेश्चन आ जाता है। कई बार 711 भी आता है और 712 भी आता है। तो आप जैसे भी ऑप्शन मिले यानी कि 712 मिले तो एग्जैक्ट ये है 712, अगर 711 मिले तो 711 पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 712 है तो आपने 712 पर ही टिक करना है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अरब आक्रमणकारी थे इन्होंने भारत पर कोई भी अटैक नहीं किया। तो उसके बाद क्या होता है, जो अलप्तगिन है, अलप्तगिन ने क्या किया, गजनवी साम्राज्य की स्थापना कर देता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गजनवी साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। और इसके बाद इस क्लास के बाद जो अगली क्लास आएगी हमारी वो पढ़ेंगे गजनवी साम्राज्य यानी कि मोहम्मद गजनवी, जो इसने भारत पर अनेक बार आक्रमण किए, वो कौन था, कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो अगली क्लास में हम गजनवी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।